चलिए, तो आज हम कर रहे हैं रोटेशन का सेकंड पार्ट, जो कि है टॉर्क, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग मोशन। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क में हम बात कर रहे हैं किसकी? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट। टॉर्क मतलब क्या? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क अगर मुझे एक पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो लेट से मुझे इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। मैंने फोर्स लगाया, ये पी क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये लगा देना है ना। पी क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो मुझे क्या करना है? मुझे जब टॉर्क निकालना है तो मैं यूज करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी होगा आर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉर्क कैसे निकाला जाएगा? आर क्रॉस एफ, क्योंकि आर क्रॉस एफ कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क। ये जो आर होता है इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म, राइट। तो टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? आर क्रॉस एफ कितना होता है? आर एफ साइन थीटा, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। एफ के दो कंपोनेंट कर लें, एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण रोटेशनल इफेक्ट आता है। या फिर अगर आप एफ को एज इट इज लेना चाहते हैं तो आप आर परपेंडिकुलर ले लें। अगर आप एफ को एज इट इज रखना चाहते हैं तो आप आर परपेंडिकुलर ले लें। तो टॉर्क को आप आर एफ साइन थीटा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, क्योंकि टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी आता है वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, आर के भी और एफ के भी। तो ये वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर है, एफ के भी परपेंडिकुलर है। मतलब आर डॉट टाउ या टाउ डॉट आर 0 होगा, एफ डॉट टाउ या टाउ डॉट एफ क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, टॉर्क क्या है? टॉर्क आपका एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है आर और एफ के। ठीक है, यूनिट इसकी होती है न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन वही होता है जो कि वर्क या एनर्जी का होता है, लेकिन ये वर्क या एनर्जी से कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो डायमेंशन वर्क और एनर्जी वाला है। तो जो हम पूछते हैं ना कि भाई कौन से उनसे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिनका डायमेंशन सेम है, सेम नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, उसके लिए आप याद रखें कि टॉर्क का डायमेंशन वर्क और एनर्जी वाला ही होता है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है। या न्यूटन मीटर है, वो जूल होता है। ठीक, ऑलराइट। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट निकालना है मुझे, तो तरीका क्या होगा? आर क्रॉस एफ, और आर वेक्टर क्या होगा? ओपी वेक्टर। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे बोला है फोर्स दिया है, पॉइंट दिया है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आर वेक्टर निकाला। आर वेक्टर क्या होगा? पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ओ के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ओ के कोऑर्डिनेट्स। और फिर उसके बाद आर क्रॉस एफ, मतलब ऊपर आई जे के, फिर आर के कोऑर्डिनेट्स, फिर एफ के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऊपर आई जे के, फिर आर के कोऑर्डिनेट्स, फिर एफ के कोऑर्डिनेट्स, और फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ऑल राइट। जैसे यहाँ पे मुझे फोर्स दिया है और वो अप्लाई किया है इस पोजीशन पर, और टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले क्या निकालना है? आर वेक्टर, है ना। वो आपको कंफ्यूज करेंगे इसको आर वेक्टर देके, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे लिए जो आर वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है ये, जिस पॉइंट पे लगा माइनस ओ, तो ये हमारे लिए पी है, पी माइनस ओ, पी माइनस ओ करके आर वेक्टर आया। और फिर क्या निकालना है? आर क्रॉस एफ। तो पहले आर के आई जे के, फिर फोर्स के आई जे के, और वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आपको सॉल्व करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है। ऑल राइट, जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैंने प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो मुझे निकालना है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो mg इधर लग रहा है, और r परपेंडिकुलर कितना है? r/2। ठीक है, mg इधर लग रहा है और r परपेंडिकुलर कितना है? r/2। ठीक है, r/2 मतलब रेंज का हाफ। तो वहां से रेंज का हाफ निकालेंगे फॉर्मूला लगा के, है ना, 2u² sin थीटा cos थीटा बाई g, और उसमें फोर्स की वैल्यू mg रख दी, एंड यहाँ पर टॉर्क आ गया। बात समझ में आई ना? अगर किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, अभी जो निकाल रहे थे वो था पॉइंट के अबाउट, कि एक बॉल है रस्सी से लटकी हुई है, आप उसको किधर भी ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, इधर इधर किधर भी ले जा सकते हो। लेकिन अब एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट कौन घूमता है? दरवाजा। जैसे दरवाजा है वो ऐसे ही घूमेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते बोले आज मेरा दरवाजा ऐसे खोलने का मन है, वो ऐसे ही खुलेगा। ठीक है,
कोई विंडो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही ओपन होती है ना, क्योंकि वहाँ पर 2 हिंजेस होते हैं और फिर उसका एक एक्सिस फिक्स हो जाता है, वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। जैसे ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे, ये हमेशा ऐसे ही घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे ही घूमेगा। ऑलराइट, तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस जब ले रहे हैं तो एक्सिस इज थ्रू ओ, और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पॉइंट के अबाउट सीखा, आर एफ साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर एफ या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या है, इधर है, और ये आर परपेंडिकुलर हो गया, तो एफ इंटू आर करना है, एफ इंटू आर, ठीक है। किसी एंगल पे फोर्स लगाया, तो जैसे ये एंगल पे फोर्स लगाया, तो एफ के 2 कंपोनेंट ले लो। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है रोटेशनल इफेक्ट के लिए, जो ऐसे लग रहा है वो क्या करेगा, वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आर का मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे ये फोर्स लग रहा था, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। टॉर्क ड्यू टू कपल, कपल क्या होता है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट कपल। तो ये लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, केवल प्योर रोटेशन होगा। और वो कपल की वैल्यू कितनी आती है, वो आती है एफ इंटू डी। डी क्या है, गैप बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, वो है यहाँ पर डी। चलिए, तो अभी हमने ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात की कि ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, जैसे फैन, जो सीलिंग फैन है वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन। उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब वहाँ पर टॉर्क लग सकता है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, वो फैन कहीं आ जा नहीं रहा है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कार चल रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो ऐसे घूमते घूमते नहीं चल रही है ना, उसका व्हील जो है वो रोटेशन में है, लेकिन एज अ होल ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। जैसे मैं प्योर ट्रांसलेशन में हूँ, मैं रोटेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ये टंगा हुआ है, ये क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, फैन अगर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है तो वो भी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नेट टॉर्क भी 0 है और नेट फोर्स भी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलो, सॉरी बच्चों, चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला नेट फोर्स 0, तो 2 टेंशन ऊपर लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, तो एक इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 टेंशन ऊपर और एक mg नीचे, है ना। बट अगर मुझे केवल टेंशन निकालना है और मैं यहाँ पे टॉर्क समझना चाह रहा हूँ, वो तो आपको आता है ना, यहाँ पे मुझे टॉर्क समझना है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है। किसके अबाउट नहीं घूम रहा है, किसी के भी अबाउट नहीं घूम रहा है। तो मुझे अगर T2 चाहिए, मैं A के अबाउट टॉर्क 0 करूँगा, उससे क्या होगा, T1 का टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक अननोन मैंने कम कर लिया, ठीक है। मुझसे T1 पूछा है, मैं B के अक्रॉस टॉर्क निकालूंगा, उससे क्या हुआ, उससे T2 का टॉर्क 0 हो गया, एक अननोन कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्री से वैसे तो हम बोल सकते हैं कि T1 T2 दोनों mg/2 होंगे, है ना। और टॉर्क से अगर निकालना है तो इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो mg कितनी डिस्टेंस पे, L/2 क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये टेंशन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, L डिस्टेंस पर है, ठीक है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 0, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होते हैं, फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दे कैन बी कंसिडर्ड सेम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास केवल और केवल मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन एडिशन टू दैट, मास के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो ग्रेविटी का वेरिएशन कैसा है, जी का वेरिएशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ऑल राइट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी टॉर्क वाला रोल है कि साइक्लिस्ट जो है ये बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर नेट टॉर्क
इस पॉइंट के अबाउट हमने जीरो किया तो यहाँ पे क्या आता है टेन थीटा ए बाई जी, जो कि कई जगह आता है मैकेनिक्स में। तो टेन थीटा ए बाई जी और एक्सेलरेशन हम उसका क्या ले रहे हैं वी स्क्वायर बाय आर। डेरिवेशन दिया हुआ है बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें कि उसकी जो स्पीड है साइक्लिस्ट की वो क्या होनी चाहिए अंडर रूट जी आर टेन थीटा। किससे कंपेयर कर सकते हैं फ्रिक्शन से। जैसे फ्रिक्शन में क्या आता है एक हॉरिजॉन्टल टर्न अगर कार को लेना है तो आप सेफ स्पीड क्या बोलते हैं रूट म्यू जी आर, और यहाँ पर अगर एक हॉरिजॉन्टल टर्न साइक्लिस्ट को लेना है तो फिर हम क्या बोलते हैं रूट जी आर टेन थीटा, म्यू की जगह टेन थीटा। ऑलराइट, अब हम आ गए कहाँ पर रोटेशनल एनालॉग पे कि जैसे उधर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, ऐसे इधर टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, मास की जगह आई आ गया और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर अल्फा कांस्टेंट है तो जैसे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती है, वही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा कितना होता है अल्फा इंटू आर, सेंटीपिटल होता है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, और वी हमेशा रहा है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, बट ये किसके लिए लगाना है, ये पार्टिकल के लिए लगाना है कि कोई एक पार्टिकल है ना, एक रिजिड बॉडी बड़ी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, उसके लिए अल्फा आर ओमेगा आर के कोई मायने नहीं है। ठीक है, तो लीनियर मोशन कंसिडर करते हैं हम किसी एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, या फिर बॉडी एज अ होल अगर चल रही हो, जो हम काम कब लेते हैं रोलिंग में, कि चल भी रहा है और घूम भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक व्हील है, ये प्योर रोटेशन में है ना, और व्हील को मैं क्या कर रहा हूँ वो स्टैंड पे लगा हुआ है, मैं टेंजेंशियली फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हील पे मैंने फोर्स लगाया टेंजेंशियली। अच्छा, तो इक्वेशन क्या क्या गई टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, एक इक्वेशन ये हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क मानेंगे हाफ एम आर स्क्वायर, जब भी व्हील वर्ड लिखा हो या डिस्क लिखा हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे हाफ एम आर स्क्वायर। अल्फा क्या होगा, तो जैसे एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है ऐसे अल्फा टाउ बाय आई होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल लिया कि एक व्हील है 2 kg का जिसकी रेडियस है 1 मीटर, और एक टेंजेंशियल फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई किया। क्या करा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, कब तक 4 सेकेंड तक। तो वहाँ पर टॉर्क कितना F इंटू आर, फोर्स 10 न्यूटन, रेडियस 1 मीटर। एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा टाउ बाय आई से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ एम आर स्क्वायर से, तो हाफ मास और रेडियस का स्क्वायर। फिर एंगुलर स्पीड के लिए कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अल्फा इंटू टी, तो अल्फा इंटू टी। और नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के लिए क्या है डेल्टा थीटा निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे, तो डेल्टा थीटा आएगा सेकेंड इक्वेशन से हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय 2 पाई किया तो क्या आया नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। अब जैसे ये एक पुली है, इस पे थ्रेड लपटा हुआ है और एक मास है, और ये मास के कारण ये पुली ऐसे घूम रही है और रोल जो है वो अनवाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, तो देखो जैसे एक m मास नीचे आ रहा हो तो पहले हम क्या लिखते थे mg ड्राइविंग फोर्स, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है mg, एक्सेलरेशन लिखना है, ड्राइविंग फोर्स क्या है mg अपॉन टोटल मास लिखते थे, अब यहाँ पे मास के साथ I बाय आर स्क्वायर भी लिखना है। ठीक है, पहले मास लिखते थे, अब मास के साथ I बाय आर स्क्वायर भी ऐड करना है। अच्छा, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसा है ना, क्या अंतर आया एनएलएम में और यहाँ पे, एनएलएम में ये फ्रिक्शन लेस पुली थी तो पुली घूम नहीं रही थी, यहाँ पे पुली घूम रही है तो उसका जो रोटेशनल पार्ट है इनर्शिया का विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी पिक्चर में आएगा। तो अब क्या लिखेंगे नेट ड्राइविंग फोर्स m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीजें आएगी। फिर यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स m2 माइनस m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं। क्या कर रहे हैं, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, इसमें से एक थ्रेड को कट किया, एक थ्रेड को कट किया, तो इक्वेशन कैसे बनती है, एक तो mg एक टेंशन, और अब ये नीचे जाएगा भाई, जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट था ये हटाया नीचे गया, ये सपोर्ट था हटाया नीचे गया, एक ही सपोर्ट बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा हमने, एक तो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स mg माइनस टी,
mg माइनस टी इज मास इंटू एक्सेलरेशन। दूसरा क्या आएगा, दूसरा यहाँ पे इसके अबाउट टॉर्क mg इंटू एल बाई टू, तो mg इंटू एल बाई टू इज आई अल्फा। अब ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है, तो रॉड घूम रही है एंड के अबाउट, मतलब 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, तो देखो अल्फा आ गया यहाँ से, अल्फा इंटू एल बाई टू, ये क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अल्फा इंटू एल बाई टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/4। टेंशन कैसे आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रख के टेंशन आ जाएगा, टेंशन कितना आता है mg/4। तो अल्फा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और टेंशन, टेंशन कितना आता है इस केस में mg/4 जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। कब की बात है ये, जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, इफ वन ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, या तो ऐसी लैंग्वेज लिखी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए, या फिर ऐसा बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल है और रेस्ट से रिलीज किया तो भी वही केस हुआ, या फिर ऐसा बोलते हैं कि दो सपोर्ट है एक सपोर्ट हटा लिया, तीनों एक ही बात है, जो भी पिछले पेज पे सॉल्व किया वही चीजें हैं। ऑल राइट, जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड, तो मास प्लस आई बाय आर स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन से v स्क्वायर इज 2as कर देंगे। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे, वो हम आगे सीखेंगे, जो कि आएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। चलिए हाल फिलहाल अभी हम क्या सीखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या सीखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे टॉर्क निकाला था अबाउट अ पॉइंट मास, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हमने निकाला था r क्रॉस f, ये हो जाएगा आपका r क्रॉस p। कितना हो जाएगा, r क्रॉस p, ठीक है। तो r p साइन थीटा, r परपेंडिकुलर p, या फिर r इंटू p परपेंडिकुलर। ऑल राइट, जनरली हम डेफिनेशन क्या यूज करते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर। ऑलराइट, यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी यूनिट क्या होती है, सेम, एक रूटीन क्वेश्चन है ये। तो पॉइंट मास हैविंग वेलोसिटी दिस, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक ओपी वेक्टर हमने निकालना सीखा था। आर वेक्टर क्या होता है, पी माइनस ओ, तो वो पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट है और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वो ओ। तो हम पहले तो p माइनस ओ से आर वेक्टर निकालते हैं, ये मेरे पास आर वेक्टर आया, मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम, और फिर आर क्रॉस पी, तो पहले आर के आई जे के और फिर p के आई जे के, और आर क्रॉस पी निकाल लिया, ठीक है। चलो ये एक्स्ट्रा में है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहता है, वो एंगुलर मोमेंटम होता है MUD। कितना होता है एंगुलर मोमेंटम, MUD। क्या बात समझ में आई, ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम होता है MUD व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो अगर मास कांस्टेंट है ना, जैसे वो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d फिक्स हो गया क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है। अगर आप वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो सिंपली, तो पाथ भी स्ट्रेट हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाता है। ऑल राइट, फिर ये कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, मुझे ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्वेश्चन क्या आता है, ए और बी में से एंगुलर मोमेंटम कहाँ ज़्यादा है। एज लॉन्ग एज वेलोसिटी कांस्टेंट है, एज लॉन्ग एज वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है, कितना आता है, मड, MUD मड, ठीक है। और D सेम है, M सेम है, U सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम A और B के अबाउट क्या है, सेम। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, ये कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट A एंड B इज सेम। चलिए नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो कितना होता है ये, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जैसे mv मोमेंटम होता है, ऐसे आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है। अच्छा, तो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात हो रही है, ठीक है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन की अगर बात हो रही है तो हम x, v, a, m, p इन सब चीज़ों की बात करते हैं। और जब रोटेशनल मोशन की बात हो रही होती तो x की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
P इक्वल टू एम वी की बजाय L इक्वल टू आई ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की बजाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे इधर F इज इक्वल टू एम है, ऐसे इधर टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जैसे फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स इंटीग्रेशन एफ डी टी है ना, एक शॉर्ट फोर्स रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, ऐसे एक लार्ज टॉर्क रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है कि नेट फोर्स जीरो है तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, ऐसे अगर नेट टॉर्क जीरो है तो मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। कहाँ होता है ये? केप्लर्स सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टॉर्क जीरो होता है सन के फोर्स का जो कि अर्थ पे लग रहा है, और इसके कारण एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। वर्क जैसे होता है इंटीग्रेशन एफ डी एस, ऐसे यहाँ पे वर्क डन होता है टाउ डॉट डी थीटा। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम वो यहाँ पे भी लगती है। और जैसे इधर पावर होता है एफ डॉट वी, ऐसे इधर पावर होता है टाउ डॉट ओमेगा। जब बॉडी रोटेशन में हो तो टाउ डॉट ओमेगा। तो इसे एक स्फीयर दिया हुआ है जो रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट ओमेगा से। एंगुलर मोमेंटम, तो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² और ओमेगा ये मल्टीप्लाई करके निकालना है। डिस्क है रोटेट हो रही है डायमीटर के अबाउट, ओमेगा दिया हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, हाफ एम वी स्क्वायर जैसा। हॉलो सिलेंडर है रोटेट हो रहा है इसके एक्सिस के अबाउट, फाइंड वर्क डन इंक्रीजिंग द ओमेगा 2/15 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, तो सिलेंडर होता है किसकी तरह? रिंग की तरह, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² और ओमेगा 10 से 15 और बढ़ा दिया मतलब 25 कर दिया, तो 25 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इज वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम लग गया। टाउ दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, पावर निकालना है, तो क्या करा? टाउ डॉट ओमेगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी करेंगे कि एक m मास से रिलीज किया, एच साइड नीचे आने में क्या स्पीड हो जाएगी। तो एक तरीका है एक्सेलरेशन लिखने का, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास में मास प्लस I/r², घूमने वाले पार्ट का I/r², और फिर स्पीड आ जाएगी √2a/h। ठीक है, दूसरा तरीका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर लगाते हैं तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, पुली के घूमने की रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उसका कुछ पार्ट ब्लॉक को मिला काइनेटिक एनर्जी में और पुली को मिला काइनेटिक एनर्जी में। ब्लॉक की लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी और पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और फिर वहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर यूज़ करके हम v निकाल पाते हैं। ऑल्दो ज़्यादा इजी फर्स्ट वन था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अब बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी? PYQs की। तो देखते हैं क्या PYQs आए हैं। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को NCERT इसी चैप्टर में इंक्लूड करता है, क्योंकि पहली बार फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ यहीं पे आता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर्स ABC आर सच दैट A डॉट B0 है, A डॉट C0 है, मतलब A, B और C दोनों के परपेंडिकुलर है। A dot B0, that means A is perpendicular to B and it means A is perpendicular to C. So A is perpendicular to both B and C, मतलब A है B क्रॉस C के पैरेलल। A, B और C के परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस C जो होता है वो क्या होता है? जैसे देखो, आप इसको क्या लिख दोगे? A डॉट B0 है, A डॉट C0 है, तो B क्रॉस C क्या होता है? B
बी क्रॉस सी होता है बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसी बात है कि ए जो है वो बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल। चलो, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल whose position vector is 2k, ठीक है। टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, तो टॉर्क होता है r क्रॉस f, क्योंकि ये सिंपल है इसको हम सीधे लिख देंगे 2k क्रॉस 3j, तो 6 और k क्रॉस j क्या होता है माइनस आई, k क्रॉस j क्या होता है माइनस आई न्यूटन मीटर, ठीक। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। अगर फोर्स लग रहा है एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट है O, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं R वेक्टर क्या होता है P माइनस O, तो P माइनस O करेंगे तो 2 माइनस 2 0 आई कैप, 0 माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस k कैप, ये हो गया R। F दिया हुआ है, अब टॉर्क क्या होता है R क्रॉस F, तो यहाँ लिखेंगे I J K, R के वेक्टर 0 2 माइनस 1, फिर F के वेक्टर्स 4 5 और माइनस 6। अब क्या करेंगे, I में आएगा एक कंपोनेंट, माइनस J में आएगा और प्लस K में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर I में जब लिखेंगे तो -12, ये -12 माइनस 5, फिर J में कितना आएगा 0 माइनस 4 और K में 0 -8, तो सॉल्व करके कितना आया -7i, ठीक है, माइनस प्लस और एक -4j -8k, तो -7 -4 -8 -7 -4 -8, आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। फोर्स दिया है, एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, अल्फा निकालना है ताकि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब जो टॉर्क है वो 0 है, और टॉर्क 0 है मतलब R क्रॉस F 0 है, मतलब R इज पैरेलल टू F, और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो हम लिखते हैं x1 by x2 is y1 by y2 is z1 by z2, तो x1 by x2 मतलब अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन -6 इक्वल टू 6 अपॉन -12, और यहाँ से हम अल्फा सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है अल्फा -1, कितना आया अल्फा -1। नेक्स्ट, ऐसा एक क्वेश्चन अभी हमने थ्योरी में किया है ना, कंसेप्ट क्या था इसका, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, पहले तो V1R1 इज V2R2, MVR कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो MVR कांस्टेंट, और दूसरा क्या है फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो K2 by K1 इज V1 by V2 V2 by V1, होल स्क्वायर है ना, हाफ mv स्क्वायर, और V2 by V1 से क्या आ जाएगा यहाँ पर R1 by R2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो R1 कितना है R0, R2 है R0 by 2 होल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 4 टाइम्स, तो K2 इज 4K1 मतलब 4 टाइम्स
हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, मतलब ओवरऑल 2m वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। When a mass is rotating in a plane about a fixed point, angular momentum is directed along axis के along होता है, ठीक है। तो a line perpendicular to plane of rotation, ठीक है। Small mass attached to a string rotates on a frictionless tabletop as shown. Tension is increased by pulling the string, causing the radius to decrease by a factor of 2. अभी किया हमने, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 4 के फैक्टर से, अभी जस्ट सॉल्व किया, क्वेश्चन रिपीट हुआ मतलब, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कॉन्साइड्स विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा नहीं पॉसिबल है। जैसे कुआलालंपुर में ट्विन टावर्स हैं, राइट, और उनमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ्यू सेंटीमीटर्स का गैप है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क इज 0, नहीं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज लोड, ये सही है, ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन सही है। अब डी ऑप्शन के साथ आपको सोचना है कि वैसे तो 3 गलत है शुरू के, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में क्या नहीं मिलता है, बोनस नहीं मिलता है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए कोई एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही है। दूसरी दिक्कत क्या है, बोनस भी मिलता है तो किसको मिलता है, जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ये भी एक दिक्कत है। अच्छा, तो कोई एक तो मुझे टिक करके आना ही है अब, है ना, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि गलत है। अब या तो ये देखना है कि भाई क्या कम गलत है दुनिया के हिसाब से, क्योंकि टेक्निकली तो गलत है। तो सेंटर ऑफ मास, मतलब ये जो बी ऑप्शन है इसको आप सही मानो, क्योंकि थर्ड तो कंप्लीटली हो ही नहीं सकता। बी एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, बी क्या हो सकता है, एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, ठीक है। ऑल्दो वो मिसकंसेप्शन इसलिए नहीं होना चाहिए कि पहला वो गलत बोल ही रहे हैं, और ये डेफिनेशन किसकी है, एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है। किसकी डेफिनेशन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास की नहीं, ठीक है। चलो, a rod of weight W is supported by 2 parallel knife edges A and B, is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance D from each other. तो 2 नाइफ एजेस हैं A और B at a distance D from each other, ठीक है। फिर the center of mass of the rod is at a distance x from A, x पे सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे W फोर्स लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऑन A पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो किसके अबाउट टॉक ले लेंगे, B के अबाउट, ताकि उसका रोल ना आए। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है A से, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है B से, इसके अबाउट मैंने टॉक ले लिया, तो क्या करूँगा मैं करूँगा n इंटू कितना डिस्टेंस है n का यहाँ से d, और w कितने डिस्टेंस पे है d माइनस एक्स, यहाँ से आ गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन A, w इंटू डी माइनस एक्स बाई डी, मतलब ये ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और टोटल टॉर्क जो है वो 0 है, तो F3 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो टॉर्क क्लॉकवाइज इस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, क्लॉकवाइज टॉर्क किसका है, F3 इंटू आर, और एंटी क्लॉकवाइज किसका है, F1 इंटू आर और F2 इंटू आर, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है, F3 इज F1 प्लस F2, कितना आ रहा है सॉल्व करके, F1 प्लस F2। नेक्स्ट, एक सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट आफ्टर 2 pi रिवोल्यूशंस। तो टाउ इंटू थीटा इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, टाउ इंटू थीटा इज
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वर्क डन, है ना। तो टाउ इंटू थीटा इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क निकालना है। कितने रिवोल्यूशन हुए, 2 पाई रिवोल्यूशन, तो 2 पाई रिवोल्यूशन और इंटू 2 पाई, ये आया रेडियन में। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर, तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 3 आरपीएम, तो 3 इंटू 2 पाई बाई 60 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 पाई बाई 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से टॉर्क कितना आ रहा है, तो देखो हाफ यहाँ से कितना है, ये 16 बाय 40, 2 पाई स्क्वायर चला गया, नीचे क्या हो गया 20, तो नीचे आ गया 400, है ना। तो नीचे कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, मतलब 10 की पावर -6, और ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर है, थिन सर्कुलर डिस्क है और सर्कुलर रिंग है। Each have same mass and radius. They all spin with the same angular speed about their own symmetry axis. Amount of work done required to bring them at rest. तो सेम एंगुलर स्पीड है, तो वर्क डन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सबका सेम है ना, सेम एंगुलर स्पीड है, तो आई अलग अलग है, तो हाफ गामा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो सबका मास और रेडियस भी सेम है, मतलब वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल टू गामा है। अब सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5.4, फिर डिस्क का होता है 1/2.5 और रिंग का होता है 1, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में लगेगा, रिंग में, मतलब WC में सबसे ज़्यादा, ये WC सबसे ज़्यादा। एक रोप है जिसको हमने हॉलो सिलेंडर पे रोल कर दिया है, मास 3 kg है, रेडियस 40 सेंटीमीटर है। व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, ये वाला केस है ना। लेकिन हॉलो सिलेंडर एरिया मतलब रिंग मानेंगे, डिस्क नहीं। तो टाउ इज आई अल्फा और टाउ होगा F इंटू आर, फोर्स है 30 न्यूटन, रेडियस है 0.4, आई होगा एम आर स्क्वायर, आई कितना होगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो मास कितना है 3, आर स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो देखो 3 और 0.4 तो चला गया, उधर एक 0.4 बचा, तो अल्फा आया 10/0.4 मतलब 25, कितना आया अल्फा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। A uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane. Uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane, passes through its center, ठीक है। Subjected to a torque which produces constant angular acceleration. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 सेकेंड। अब देखो क्या बोलना भूल गई है, किसका एक्सेलरेशन। मैंने आपको बोला था कि जब प्योर रोटेशन हो रहा हो एक्सटेंडेड बॉडी का तो बताना पड़ता है किसका, नहीं बोला है तो क्या मानेंगे रिम का, रिम पे एक पॉइंट का, किसका मानेंगे रिम पे एक पॉइंट का। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा √of AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब AT कितना होगा अल्फा इंटू आर, तो अल्फा इंटू आर कितना आ गया 2 इंटू हाफ 1, और AC कितना होगा, तो AC के लिए निकालना पड़ेगा ओमेगा, ओमेगा होगा अल्फा इंटू टी, तो 2 इंटू 2 4, AC हुआ 4, है ना।
नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर, तो AC हुआ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हुआ अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज नियरली 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 8। नाउ बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल। क्या दिया है, पॉइंट मासेस m1 m2 आर प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l, m1 m2 लेंथ l, नेग्लिजिबल मास है रॉड का, रॉड इज टू सेट रोटेटिंग अबाउट इट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, घुमाया एक्सिस के अबाउट, पोजीशन ऑफ पॉइंट P on this rod through which the axis should be passed so that the work required to set rotating, वर्क रिक्वायर्ड आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम आई, तो मिनिमम वर्क मतलब मिनिमम आई, आई मिनिमम किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और सेंटर ऑफ मास कितनी दूर पे होगा, तो किससे डिस्टेंस पूछा है, द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस सो दैट वर्क रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, चलो तो क्या मान लिया अपन, m2l अपॉन m1 प्लस m2, कुछ नहीं दिया है तो m1 से डिस्टेंस लेंगे, तो m2l अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 इंटू 5/18 कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेडियस इज 0.45 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 3 kg मीटर स्क्वायर, व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज टॉर्क, अच्छा तो टॉर्क इंटू टाइम इंटरवल इज आई ओमेगा, टॉर्क इंटू टाइम इंटरवल इज आई ओमेगा। अच्छा, और ओमेगा को क्या लिख देंगे v/r, तो टॉर्क आ जाएगा IV/Δt इंटू आर, आई दिया है 3, v दिया है 15, डेल्टा टी है 15 और r है 0.45, मतलब 300/45। ठीक है, सो 15 इंटू 3 20/3, 20/3 मतलब 6.67 न्यूटन मीटर, 6.67 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, radius 0.5 meter is free to rotate about horizontal axis. Massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. देखो सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास 50 kg और जिसकी रेडियस दी हुई है, फ्री टू रोटेट अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, massless string is wound round the cylinder with one end attached to it and other end hanging freely. चलो ये हैंग कर रहा है। ठीक है, टेंशन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसके अबाउट टॉर्क ले लें, तो T इंटू आर इज आई अल्फा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, तो टेंशन कितना, हाफ, मास है 50, आर की वैल्यू है 0.5 और अल्फा कितना है 2 और रिवोल्यूशन दिया है मतलब इंटू 2 पाई, रेडियन होगा ये। ठीक है, चलो देखो तो कितना आ रहा है ये तो हो गया 1, ठीक, ये हो गया 25 इंटू 250 पाई, कितनी आ गई वैल्यू 50 पाई, मतलब 157, 50 पाई इज 157 न्यूटन।
फिर जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा था कि आया हुआ है ना, इसका अल्फा हमने सॉल्व किया आज ही कि स्ट्रिंग इज कट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क कितना एम जी इंटू एल बाई टू, ये यहाँ पे एम जी लग रहा है एल बाई टू पे, ये एल बाई टू, तो एम जी इंटू एल बाई टू इज आई अल्फा, आई कितना 1/3 ml स्क्वायर इंटू अल्फा, कितना आ गया अल्फा 3g/12, 3g/12। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, थीटा दे दिया, टाइम के साथ टॉर्क निकालना है, तो थीटा दिया है 2t³ - 6t², वहां से आया ओमेगा डिफ्रेंशिएट करके 3t² - 2t, मतलब 6t² - 12t, एक और बार डिफ्रेंशिएट करके अल्फा आएगा 2t - 12, मतलब 12t - 12, तो टॉर्क 0, टाउ 0 मीन्स अल्फा 0, अल्फा 0 means 12t - 12 is 0, t equal to 1 सेकेंड, ये आया ए ऑप्शन आंसर। बात समझ में आई? एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस आ गए अब, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस in free space, the radius of is increased keeping mass same, which of the following physical quantities will remain constant for the sphere? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियस सी बात है ना। नेक्स्ट, two disks of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center perpendicular to plane of the disk having angular velocities ω1 and ω2. They are brought in contact face to face coinciding with the axis of rotation. The expression for loss, अब ये कौन सा है, ये है perfectly inelastic जैसा collision, perfectly inelastic। अब perfectly inelastic में मैंने लॉस का आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। वो एनालॉजी आप लगाओ रोटेशन में, तो रोटेशन में लॉस आएगा कितना, हाफ i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2 ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके लॉस कितना आ रहा है 1/4 i ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर। एनालॉजी से किया, इजीली मेरा आंसर आ गया ये, अदरवाइज होता बहुत लेंथी। फिर टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड 2m विद मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ia ib, और ib की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अच्छा, तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको क्या लिख देंगे, L²/2i, L²/2i। LA LB है एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा, तो LA/LB इज रूट ऑफ IA/IB, ठीक। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा है भाई, LA और LB में से, तो क्योंकि IB ज़्यादा है इसलिए LB ज़्यादा है, क्योंकि IB ज़्यादा है इसलिए LB ज़्यादा है। फिर दो डिस्क है, रोटेट हो रही है अबाउट देयर एक्सिस, नॉर्मल टू द डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब उनके एक्सिस के अबाउट। D1 का मास और रेडियस दी हुई है और इनिशियल वेलोसिटी दी है, D2 का मास और रेडियस है, इनिशियल वेलोसिटी है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट फेस टू फेस, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो I1 ω1 I2 ω2 इज I1 प्लस I2 ओमेगा, तो जो फाइनल ओमेगा निकालना है वो आ जाएगा I1 ω1, तो हाफ mr², है ना, हाफ mr²,
इंटू ओमेगा प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये? तो ये हो गया 0.04 इंटू 50, इधर वैल्यू आ रही है, ये 2 0 इधर चले जाएंगे, 2 चल जाएगा, 4 बचेगा, अपॉन 0.04 प्लस 0.02 ऐसा बचेगा। चलो ऊपर ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 50 इंटू 4 मतलब 202, तो ये आ रहा है ऊपर 6 और नीचे आ रहा है 0.06, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 100। कितना आ रहा है ओमेगा सॉल्व करके? 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, सर्कुलर प्लेटफॉर्म माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सेल, रेडियस दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट, 50 kg मैन stands on the edge, begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second. Time taken by the man to complete 1 revolution. ठीक है, और ये रिलेटिव टू ग्राउंड दिया हुआ है। अच्छा, तो क्या होगा? I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक, देखो मैन है 50 kg का, तो 50 इंटू आर स्क्वायर, और ये चल रहा है स्पीड 1 से, तो 1 बाय आर, वी बाय आर, ये आया इसका ओमेगा। ठीक है, I2 आएगा हाफ, अच्छा I2 तो डायरेक्टली दिया हुआ है 200, इसका ओमेगा आया सॉल्व करके, तो कितना आया? ये 200 तो कट गया, ओमेगा कितना आ गया? हाफ, ये आया ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा रिलेटिव कितना होगा? ओमेगा रिलेटिव होगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 विच इज हाफ प्लस हाफ 1, और टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव, तो टाइम लगेगा 2 पाई सेकेंड। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 2 पाई सेकेंड। अब आ गए हैं क्वेश्चन रोलिंग पे, कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस दी है, मास दिया है, रेडियस दी है, मास दिया है, और रोल कर रहा है। सेंटर ऑफ मास की स्पीड दी हुई है, वर्क नीडेड टू स्टॉप इट, तो वर्क नीडेड टू स्टॉप इट विल बी 1 प्लस गामा हाफ mv स्क्वायर, तो 1 प्लस गामा की वैल्यू डिस्क के लिए हाफ इंटू हाफ m और v स्क्वायर विच इज 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये 100 और ये 2 डेसिमल ये चले जाएंगे, एक 2 बचेगा, तो ओवरऑल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 जूल। ठीक, नेक्स्ट, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 50 सेंटीमीटर, रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड दी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइन विल बी, तो हम क्या बोलेंगे? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस गामा इज mgh, क्या निकालना है? h, तो h हो जाएगा 1 प्लस गामा v स्क्वायर बाय 2g, सॉलिड सिलेंडर है तो 1 प्लस हाफ v स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो कितना आ गया? ये 3/4, 4 गया, 0.4 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आई 0.4, बट ये तो हाइट आई है, मुझे क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये इंक्लाइन है, ये हाइट है, ये 30 है, तो ये जो L है ये कितना होगा? ये होगा h बाय साइन 30, मतलब इसका डबल। रुको 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 रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है, वेट वेट वेट, यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। ये आएगा 3/4, एक 4 गया, 12, 1.2 बचेगा यहाँ पे। हाँ,
और आंसर आएगा उसका डबल 2.4। कितना आएगा आंसर? उसका डबल, क्योंकि साइन 30 हो रहा है ना, तो L कितना है? L की वैल्यू है 2h के बराबर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और बचे हैं। सॉलिड स्फीयर इज इन रोलिंग मोशन, बॉडी possesses ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल। तो रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना आएगा स्फीयर के लिए? तो ट्रांसलेशनल होता है हाफ mv² और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हाफ mv² प्लस गामा टाइम्स हाफ mv²। तो रेशियो आ जाता है 1/1 प्लस गामा। गामा की वैल्यू स्फीयर के लिए होती है 2/5, तो आंसर आ गया 5/7। 5/7। नेक्स्ट, disk and sphere of the same radius but different masses roll off onto inclined planes, same altitude and length. Which of the two objects get to the bottom of the plane first? मतलब टाइम होता है √2L/a, एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस गामा। ठीक है, तो T1/T2 किसका? डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर। और क्या आएगा रेशियो रूट में? 1 प्लस गामा ऑफ डिस्क, गामा ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मास से तो कोई मतलब ही नहीं है, एल सेम है, थीटा सेम है। ठीक है, तो ये आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस हाफ 1 प्लस 2/5, 3/2 एंड 7/5। कितना हो जाएगा ये? 15/14। कितना आएगा? 15/14। अच्छा, तो किसको टाइम ज़्यादा लग रहा है? डिस्क को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो पहले कौन पहुंचा? सॉलिड स्फीयर। कौन पहुंचा पहले? सॉलिड स्फीयर। Ratio of acceleration of solid sphere rolling down an inclined plane without slipping and slipping down the incline without rolling। ठीक है, तो acceleration without slipping मतलब rolling का acceleration ये होता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस गामा, और without rolling मतलब slip वाला ये होता है g sin थीटा। तो इसका रेशो, तो ये A1 ये A2, A1/A2 इज 1/1 प्लस गामा। किसके लिए है? सॉलिड स्फीयर। तो 1 प्लस 2/5, सॉलिड स्फीयर फेवरेट लग रहा है इनका। 5/7 इज दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है पूरा रोलिंग जो है। इट रीचेस टू हाइट दिस, कौन है ये? अच्छा, वही तो निकालना है कौन है। ऑल राइट, है ना, ये सॉल्व में भी है जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि ये रोल करके किस हाइट तक गया। वो हाइट दी हुई है मुझे 3v²/4g। अच्छा, ओके, तो v² कितना होता है भाई? v² होता है 2gh अपॉन 1 प्लस गामा। v² कितना होता है? 2gh अपॉन 1 प्लस गामा। तो यहाँ से सॉल्व करके 1 प्लस गामा आ रहा है 6/4, तो गामा आ रहा है हाफ। गामा हाफ किसके लिए होता है? डिस्क के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास दिया है, रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जिसकी वेलोसिटी दी हुई है, कोलाइड करता है स्प्रिंग से जिसका फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो क्या बोलेंगे कि जो उसकी रोलिंग की एनर्जी थी वो पूरी स्प्रिंग में चली गई, वो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। तो जो मैक्सिमम कंप्रेशन है वो होगा, हाफ तो गया, v√1 प्लस गामा m/k। तो वेलोसिटी है 4, रूट ऑफ 1 प्लस गामा सॉलिड सिलेंडर के लिए 3/2, मास 3 kg और k
200। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, 3 आया और नीचे आया 20, तो आंसर आया 3/5 मतलब 0.6 मीटर। चलिए, तो क्या रोटेशन ऐसा लग रहा है कि अब आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे? बताओ बच्चों जल्दी से, है ना। थ्योरी हमने डिटेल में इसकी देख ली एंड PYQ भी देख ली, क्या मोरलेस फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहे हैं, जो हमने केसेस पढ़े हैं उसी से आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है जल्दी से बता दो।